गुड मॉर्निंग बच्चों। अब जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में आपको जो है उनके घोषणा पत्र के बारे में बताया, उनके गुण क्या थे, दोष क्या थे, ढेर सारे दोषों के बारे में हमने चर्चा किया था आपसे। भारतीय शिक्षा को लेकर उनका विचार क्या था, क्या योगदान था उनका, जहाँ गुण था वहाँ दोष भी शिक्षा में पाया गया भारतीय शिक्षा के लेकर। लेकिन पाश्चात्य शिक्षा था उसको जो है उन्होंने सिर्फ जो है भारतीय शिक्षा को एक जो है नाम दिया था, लेकिन बढ़ावा जो था उस शिक्षा को वो अंग्रेजी शिक्षा को ही लेकर दिया गया था। अब हम बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक क्या है, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का विकास। मतलब जब अंग्रेज चले गए, भारत जब आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, अंग्रेजी भाषाओं से या अंग्रेजी लोगों से मुक्त हुआ, जब आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद का जो है आज हम उसके बारे में बात करेंगे, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का विकास। जैसा कि आप लोग आज देख ही रहे हैं, 15 अगस्त है, आज ही स्वतंत्रता दिवस आज के दिन मनाया जाता है। लेकिन इस महामारी में जो है, कोरोना महामारी की वजह से किसी भी महाविद्यालय और विद्यालय में जो है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस आज हम लोग नहीं मना पा रहे हैं। फिलहाल आज के उपलक्ष्य में मैं स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के विकास के बारे में बात करूंगी कि शिक्षा का कैसे विकास हुआ, अंग्रेज़ों के जाने के बाद क्या क्या जो है साधन बनाए गए शिक्षा को लेकर, इसके बारे में जो है इस टॉपिक के बारे में हम आपसे जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का विकास कैसे हुआ उसके बारे में बात करेंगे। स्वतंत्रता के बाद देश में शिक्षा का प्रसार एक महत्वपूर्ण जो है स्थापना हुआ। कहने का मतलब ये है कि महत्वपूर्ण समस्या थी। स्वतंत्रता के पहले क्या था कि शिक्षा का जो विकास था वो एक समस्या थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इस समस्या का हल ढूंढने के लिए कई कमेटियां बनाई गई, उसके बारे में हम बात आपसे जो है करेंगे। स्वतंत्रता के बाद देश में शिक्षा का प्रसार एक महत्वपूर्ण समस्या थी। स्वतंत्रता के बाद देश में शिक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण समस्या थी। समस्या थी। कहने का मतलब यह है स्वतंत्रता के बाद शिक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण समस्या थी देश में कि शिक्षा का विकास या शिक्षा का प्रसार कैसे किया जाए, स्वतंत्रता के बाद कैसे इसका प्रसार किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न हुई। उसके बाद अतः जनसाधारण तथा सरकार दोनों का ध्यान शिक्षा के प्रसार की ओर जाना स्वाभाविक था। अतः स्वतंत्रता के बाद जनसाधारण और सरकार दोनों का ध्यान शिक्षा के प्रसार की ओर जाना स्वाभाविक था। दोनों का ध्यान शिक्षा के प्रसार की ओर जाना स्वाभाविक था।
कहने का मतलब ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जनसाधारण और सरकार ये दोनों का ध्यान क्या हुआ, शिक्षा के प्रसार की ओर जाना स्वाभाविक था। ये उनका जो है एक कर्तव्य था कि जो है हमारे भारत में जो शिक्षा का व्यवस्था बनाया गया, जब अंग्रेजी काल में शिक्षा का जो व्यवस्था था जैसे 20-20 वर्षों में परिवर्तन होता गया, लेकिन उन्होंने भारतीय या प्राच्य भाषाओं पर विशेष ध्यान न देकर पाश्चात्य भाषाओं पर विशेष ध्यान दिया और अपने ही मतलब भारत के खजानों से जो है अंग्रेजी भाषा का या अंग्रेजी माध्यम का विकास करना चाहा। तो स्वतंत्रता जब भारत से आज़ाद हुआ, उन लोगों से, उनके चंगुल से आज़ाद हो गया, तो उसके बाद जनसाधारण मतलब रहने वाले लोग और सरकार ये दोनों का कर्तव्य था कि शिक्षा के प्रसार के लिए उनका ध्यान होना, यह एक कर्तव्य था उनका, स्वाभाविक था कि हमारे भारत में भी शिक्षा का जो स्तर बहुत निम्न है उसे उच्च करने के लिए या ऊंचा उठाने के लिए हमारा ध्यान उस पर विशेष रूप से या मेरा कर्तव्य होना चाहिए कि शिक्षा को जो है हम एक जो है ऊंचे स्तर पर ले जाएं, जहां बालकों का भविष्य सुधर सके, उस पर जो है सरकार का ध्यान होना एक स्वाभाविक था। इस वजह से जो है शिक्षा के प्रति उनका ध्यान जाने लगा। शिक्षा की समस्या का निराकरण करने से शिक्षा की समस्या का निराकरण शिक्षा की समस्या का निराकरण करने से और उसके विषय में योगदान देना एक कर्तव्य था। मतलब शिक्षा का समस्या जो था उसका निराकरण करना और उसके विषय में योगदान देना उनका एक कर्तव्य था विशेष रूप से। इस प्रकार से अतः अन्य समस्याओं का समाधान हो सकता था, इससे कर्तव्य था। इससे अनेक समस्याओं का अंत हो सकता था। अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता था। कहने का मतलब है कि इससे क्या, जब उनका कर्तव्य, अपने कर्तव्य का पालन करता सरकार और जनसाधारण, तो जनसाधारण और सरकार यह दोनों कर्तव्यों का जब अपना पालन करते, तो इसमें विशेष रूप से था कि जो अनेक समस्याएं शिक्षा में आ रही थी, अनेक समस्या उत्पन्न हो रही थी, उसका समाधान आसानी से हो जाता और इस पर विशेष रूप से लोगों का भविष्य जो है सुधर सकता। इसके लिए जो है जनसाधारण और सरकार अपना योगदान देने लगे। अतः देश में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सुधार और विकास के अनेक प्रयत्न आरंभ हुए जो आज भी जारी है। कहा जाता है कि अतः देश में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर
अतः देश में शिक्षा के विभिन्न स्तरों और विकास स्तरों और विकास के लिए प्रयास जारी है। जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे जो है अब देखते हैं कि शिक्षा के स्तर को बदलने के लिए, उसके विकास को बढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति घोषित किया गया है। अभी लागू तो नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता के बाद शिक्षा को लेकर सरकार और जनसाधारण का जो कर्तव्य था वो आज भी जो है देश में, हमारे भारत देश में जारी है। और उसके बारे में जो है हम अब बात करेंगे। स्वतंत्रता के बाद जो प्रयास जारी था लोगों का, समाधान करने के लिए तत्पर प्रयत्न रहते थे, तैयार रहते थे, उनके बारे में हम बात करेंगे कि वो कौन सा पहला कड़ी था जिस पर उन्होंने जो है शिक्षा का समाधान किया और अन्य बालकों के लिए, निम्न स्तर के बालकों के लिए या मध्यम वर्ग के बालकों के लिए या भारत में पिछड़े वर्ग के बालकों के लिए ये शिक्षा का आचार प्रसार, उनके का जो है भविष्य को सुधारने के लिए उन्हें जो है विद्यालय में प्रवेश कराने के लिए क्या क्या माध्यम, क्या क्या सुविधा दिया गया है, इसके बारे में जो है आगे हम आपसे बात करेंगे। तो इसके बारे में हम सबसे पहले बेसिक शिक्षा के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो पहले पॉइंट पे हम आपसे बात करेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या है? बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा के बारे में बात करेंगे। बेसिक शिक्षा, जैसे जानते हैं कि बेसिक शिक्षा का जो है प्रतिपादन किसने किया या इसके प्रतिपादन कौन है या जो है इसे कौन इसका नाम दिया, तो हमने पहले से बताया कि इसका नाम जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बेसिक शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना को सरकार ने महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बेसिक शिक्षा या वर्धा शिक्षा, इसे वर्धा शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी अगर क्वेश्चन में बेसिक शिक्षा ना देकर वर्धा जो है शिक्षा पूछे तो इसके लिए जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक शिक्षा का ही नाम वर्धा योजना था या वर्धा शिक्षा था। तो वर्धा शिक्षा योजना को सरकार ने शिक्षा सरकार ने राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा बनाकर राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा बनाकर संपूर्ण देश में लागू कर दिया। राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा
बनाकर संपूर्ण देश में लागू कर दिया। कहने का मतलब है कि जब स्वतंत्रता के बाद जो प्रयास शिक्षा के बारे में जारी था कि शिक्षा का विकास किस प्रकार से किया जाए, तो सबसे पहले बेसिक शिक्षा मतलब तैयार किया गया। ये पहला मतलब योजना बनाया गया कि बेसिक शिक्षा हमारा जो है प्राथमिक स्तर पर जो है 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए जो है बनाया गया। और इस योजना को बनाकर राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा बनाकर इसको जो है संपूर्ण देश में क्या किए, इसको लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो है देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया गया। देश में राष्ट्रीय शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा या निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिए। कहने का मतलब यह है कि इसको निःशुल्क कर दिया गया। जो 1 से 5 तक की बेसिक शिक्षा बनाया गया, इस बेसिक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया गया और अनिवार्य भी कर दिया गया कि जनसाधारण मतलब लोगों को जो है इस पर जो है शिक्षा पर किसी भी प्रकार का अर्थ नहीं लगाया जाएगा। बच्चों पर बच्चे फ्री आकर पढ़ सकते हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं कि संशोधन होने के बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। तो इसी प्रकार से प्राथमिक स्तर पर जो बालक योजना बनाई गई थी, उनके लिए जो शिक्षा बनाया गया था वह निःशुल्क बनाया गया और अनिवार्य भी कर दिया गया कि बच्चों को स्कूल भेजना माता पिता का कर्तव्य है। वो अपने बच्चों को प्राथमिक स्तर पर भेजें और उनकी शिक्षा पर जो है विशेष ध्यान दें और उन्हें किसी प्रकार का अर्थ नहीं देना पड़ेगा या किसी प्रकार का रुपया पैसा नहीं देना पड़ेगा। शिक्षा उनके लिए मुफ्त होगी। तो ये जो है बेसिक शिक्षा में निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो है इस शिक्षा को स्थानीय सुविधा के अनुसार हस्तकला पर आधारित करने का प्रयास किया गया। इस शिक्षा को स्थानीय सुविधा के अनुसार इस शिक्षा को स्थानीय सुविधा के अनुसार सुविधा के अनुसार हस्तकला पर आधारित करने का प्रयास किया गया। हस्तकला पर आधारित करने का प्रयास किया गया। कहने का मतलब यह है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बेसिक शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना को सरकार ने राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा बनाकर संपूर्ण देश में क्या किया, लागू कर दिया।
देश में प्राथमिक शिक्षा या निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया। इस शिक्षा को स्थानीय सुविधा के अनुसार हस्तकला पर आधारित करने का प्रयास किया गया। कहने का मतलब है गांधी जी ने जो बेसिक शिक्षा बनाया था, तो जो स्थानीय लोग थे, मतलब जो ग्रामीण लोग थे, वो उनके लिए क्या किया गया कि वो निःशुल्क शिक्षा था, लेकिन जो बच्चे आते थे उनको किस प्रकार की शिक्षा दिया जाए कि जिससे कि जो है प्राथमिक स्तर बढ़ाया जा सके और जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनको कुछ हम दे सकें अर्थ के रूप में। तो उसके लिए हस्तकला की बात की गई। तो हस्तकला में जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, ये सारी चीज़ें जो है प्राथमिक स्तर पर लोगों को जो है सिखाया जाने लगा। और जो है ग्रामीण के जो स्थानीय लोग थे उनको जो है उस शिक्षा देकर उससे कुछ जो कर आते थे, मतलब जो अर्थ आता था, जो पैसा आता था बेचने के बाद, हस्तकला बनाया जाता था, उसे ले जाकर शहरों में बेचा जाता था। उससे पैसा जो निकलता था वो क्या करते थे, वो जो शिक्षक थे उनको जो है दिया जाता था। तो इस प्रकार से बेसिक शिक्षा का जो है उन्होंने जो है बढ़ावा दिया और हस्तकला पर विशेष ध्यान दिया। जो प्राथमिक मतलब जो स्थानीय लोग थे, ग्रामीण लोग थे, उनके लिए हस्तकला पर आधारित शिक्षा जो है रखा गया। तो इस प्रकार से हम जो है ये पहला स्तर था, ये पहला आयाम था जिस पर जो है महात्मा गांधी ने शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का पूरा अपना योगदान दिया। अब हम जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में बात करेंगे, विश्वविद्यालय आयोग शिक्षा के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या विश्वविद्यालय जो बनाया गया था उसमें शिक्षा का क्या स्तर था, इसके बारे में जो है हम बात करेंगे। हाँ, तो अभी आपको हम जो है बेसिक शिक्षा के बारे में हमने आपको बताया। तो बेसिक शिक्षा के बाद दूसरा जो है शिक्षा का प्रसार करने के लिए, शिक्षा को जो है शिक्षा का विकास करने के लिए स्वतंत्रता के बाद दूसरा जो आयाम था वो हमारा था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। 1948 से 1949 ईस्वी तक चला। तो 1948 और 1949 में देखा जाएगा कि उच्च शिक्षा के बारे में क्या उनका राय था। तो स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा को सुसंगठित और नियोजित करने के लिए स्वतंत्र भारत देश में उच्च शिक्षा को सुसंगठित एवं नियोजित करने के लिए सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति
नियुक्त आयोग की नियुक्ति की गई। स्वतंत्र भारत देश में उच्च शिक्षा को सुसंगठित एवं नियोजित करने के लिए सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग की क्या की गई, नियुक्ति की गई। मतलब एक आयोग गठित किया गया, उसमें कई कमेटियां बनाई गई, तो उसकी नियुक्ति हो गई। उसमें ये कब गठित किया गया, ये नवंबर 1948 में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में नवंबर 1948 में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में 1948 में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में डॉक्टर जाकिर हुसैन आयोग में कितने लोगों की कमेटियां, कितने लोग गठित किए गए, उसमें हम उनका नाम बताने जा रहे हैं आपको एक एक करके। सबसे पहले जो है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन कई मतलब कितने लोगों का किया गया, गठन किया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर मेघनाथ शाह, डॉक्टर बहल, डॉक्टर आर्थर मार्गन, डॉक्टर जॉन टिगर्ट, डॉक्टर जेम डफ आदि भी विख्यात शिक्षा शास्त्री जो है सदस्य जो है बनाए गए। मतलब कि जो राधाकृष्णन आयोग था वो 1948 से 1949 तक चला। इसमें एक अध्यक्षता का जो है आयोग की नियुक्ति की गई 1948 में, नवंबर 1948 को किया गया। इसमें गठित लोगों का जो है नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, डॉक्टर ताराचंद थे और डॉक्टर मेघनाथ शाह थे। इन लोगों का जो है एक गठन किया गया। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में इतने लोगों का जो है गठन किया गया। तो इन सब का जो है गठन करने के बाद विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए जो है अलग अलग भागों में देखा गया, अलग अलग विभागों में देखा गया किन किन स्तर पर जो है हमें इनको जो है बढ़ावा देना है। तो इसके बारे में जो है हम आपको जो शिक्षा शास्त्री सदस्य बनाए गए, मतलब ये सब क्या थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर स्वामी मुदालियर, डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर जो है आर्थर मार्गन थे, डॉक्टर जेम्स डफ थे। जिन लोगों का जो गठन किया गया था, ये लोग जो है उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए जो सदस्य बनाए गए थे, वो सदस्य किन किन स्तरों पर जो है काम किए जिससे कि भारत देश में शिक्षा का विकास और प्रसार हो पाया। तो उस स्तर के बारे में जो है हम आपसे बात करेंगे। तो इस प्रकार से आगे में हम आपको बताने जा रहे हैं कौन से स्तर पर जो है बात किया गया था। तो सबसे पहले हम बता दें, इसमें जो है इस आयोग ने विश्वविद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं पर व्यापक रूप से विचार किया और बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इनसे विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण किया गया। इन्हें बताया कि शिक्षण स्तर को किस प्रकार ऊंचा उठाया जा सकता है, शिक्षकों की शिक्षा
या शिक्षकों की दशा सुधारने का उपाय क्या है आदि। इसके साथ साथ इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा, स्त्री शिक्षा के संबंध में भी अपने सुझाव दिए। जो ये गठन किया गया था, जो ये गठित किया गया था 1948 से 1949 तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जिन आयोगों की नियुक्ति हुई थी, शिक्षा शास्त्रीय जो सदस्य बने थे, उन लोगों ने बताया कि जो है इस आयोग ने विश्वविद्यालय संबंधी कई समस्याओं पर जो है अपना व्यापक विचार प्रस्तुत किया और शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, शिक्षकों की दशा को सुधारने के लिए कैसे उन पर जो है अपना ध्यान सुझाव दिए थे। और साथ ही साथ ग्रामीण शिक्षा, स्त्री शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर अपना जो है विचार प्रस्तुत किए। उसके बाद जो है शिक्षा का स्तर और उसके साथ साथ उसका विकास होने लगा। आगे हम जो है और सारे मतलब आयामों के बारे में बात किया गया था, तो हम अगली वीडियो में जो है आपको इसके बारे में बताएंगे कि अगला कदम उनका क्या था, जिस पर उन्होंने जो है ये गठन जो किया गया था वो किस पर फोकस किए थे, इसके बारे में जो है हम आपको बताएंगे। अभी तो बेसिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में बताएं, अब हम आपको माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी अगली वीडियो में जो है आपको बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।